name is Aarti Pai. I am a lawyer and I have been working with the sex worker rights movement, the trans people's movement for over 10-15 years now. And it is my absolute pleasure to actually facilitate this conversation with some people I have grown to admire and love and work with over the last 10-15 years. I am not going to introduce anyone because I think they are their own best introduction. So I'm going to request each one of you to please take some time. Aisha, आप अपना introduction खुद कराएं. Simran, Meena, right? Can we start? Thank you. नमस्ते सबको. सबसे पहले रेडको लेट फेस्टिवल को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज हमें यहाँ पे मौका दिया गया है बात रखने के लिए एज अ सेक्स वर्कर. तो मेरा नाम आयशा है और मैं खुद भी एक सेक्स वर्कर हूँ और पिछले 8 साल से मैं सेक्स वर्क कर रही हूँ. और मैं वैश्य न्यायमूर्ति परिषद जो कि सांगली मेरठ में वहाँ पर सेक्स वर्क करती हूँ, वहाँ की मेंबर भी है, कम्युनिटी मेंबर. और नेशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स जो कि दिल्ली में सेक्स वर्कर्स मूवमेंट के लिए काम कर रही है और पिछले 1 साल से मैं दिल्ली में काम कर रही हूँ इस मूवमेंट से जुड़ के. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिमरन है एंड मैं एक हिजड़ा एक्टिविस्ट हूँ और ये आज मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरे पिताजी वहाँ कोने में बैठे हुए हैं. सो I'm not going to stumble, I'm not going to have breaks in my speech, but yes. Hello, I come from a small town in Maharashtra called Sangli, and we work with Aisha, and we are an organization called Sangram that started collectivizing sex workers about 30 years back, and VAMP of course is 25 years this year. So, hello, and my name is Meena Seshu. Thank you, Meena. Simran, I believe you wanted to start with a small poem, and I think what better way than to get this ball rolling. Absolutely. So दोस्तों, ये एक कविता जो मैंने नहीं लिखी है, मेरे बहुत अच्छे मित्र है जिनका नाम शेखर है और ये कम्प्लीटली अनजस्ट होगा कि अगर मैं उनका नाम ना लूँ यहाँ पे. तो ये इनकी एक कविता है, बहुत बहुत प्यारी और बहुत गहरी मीनिंग से है. माफ कर देना मेरी हिंदी कुछ थोड़ी सी डैश 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 फिल्म द ब्लैंक्स है. सो कोशिश करूंगी सुर में पढ़ने के लिए, बट रुकावट के लिए खेद है अगर कहीं अटक गई तो. ये कविता एक्चुअली है जिसका कविता का नाम जो है वो है चादर, and it goes very well with this panel, so that is why I wanted to say here. एक चादर ओढ़कर आते हैं लोग, मेरी चादर में मेरी आगोश में, जमीन पर फेंक कर अपनी चादर या टांग कर दीवार पर, अहदों रिश्तों या तमंगों की चादर मेरी चादर में सिमट कर सुकून पाते हैं, मगर भूल जाते हैं वो पल भर में ही मेरी चादर का अपनापन और नरमी भी. ओढ़ लेते हैं जैसे ही जमाने की अपनी वो चादर पुरानी, खींच लेते हैं मुझसे मेरी भी चादर और डाल देते हैं ये छोटी बदनामी के. मेरी चादर उलझी है उनकी चादर से, मेरी चादर छत है और मेरी रोटी भी. मेरी चादर लंबी भी है और उनकी चादर से इसमें आ जाते हैं मैं भी और वो भी. इसी चादर में रात बिताने वाले दिन में मेरी चादर से नाराज
नजर झुकाते हैं, खुद चादर बदल बदल कर जीने वालों, मेरी चादर को अक्सर दबदबाते रहते हैं, मेरी चादर को अक्सर दबदबाते रहते हैं. This is a poem that I really wanted to tell in front of everyone. If you compare it with deep meaning, it resembles to this topic, and that's why we are here. So over to you, Art. Thank you, Simran. So, we are gathered here actually for the first time to discuss sex in a bit of a different tenor. Sex as work. Sex as work, love is sex. So let me start this conversation, I think, by asking both of you first. ये जो समझ है कि सेक्स एज वर्क है, एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल इशू, कि क्या वाकई में सेक्स काम भी हो सकता है, और इस इशू को कभी भी इस नज़र से नहीं देखा काम की नज़र से. तो मुझे लगता है यहीं से एक शुरुआत करते हैं कि आपके क्या विचार हैं जब कहते हैं कि सेक्स इज ऑल्सो वर्क. आयशा, क्या आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? तो सेक्स वर्क की जब बात करते हैं कि सेक्स जो हम काम करते हैं, जैसे मैं एक सेक्स वर्कर हूँ और मेरी जो एक्सपीरियंस रही है सेक्स वर्क करने के लिए, कि गरीबी अवस्था जब रहती है तो उसमें कैसे उसको गरीबी को ख़त्म करे, ऐसा भी सोच होता है. लेकिन उसके साथ साथ ही बहुत सारे काम करने के बावजूद भी जब हमें एक लाइवलीहुड जीने के लिए, या फिर अपनी इच्छा या फिर अपनी लग्जरी जीने के लिए वो पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, और ना स्किल है उस चीज़ में, हमें जिस चीज़ में हमें स्किल है, जैसे कि सेक्स वर्क में जब हमारी स्किल बनी है, और ऐसे स्किल नहीं बनती है, बहुत परिश्रम रहता है सेक्स वर्क में. क्लाइंट को पटाना, पैसा कमाना, जो उसको प्लेजर देना, धीरे धीरे हमें ये डेवलप हुआ है. मैं अपनी ही बात करके धीरे धीरे डेवलप हुआ है कि क्लाइंट को देख के समझना कि बंदा कहाँ तक है, बंदे को कहाँ तक चाहिए, ये बंदे किस लिमिट तक है, ये समझने की क्षमता सेक्स वर्क से ही हमें मिली है, सेक्स वर्क से ही सीखी. और ये बहुत परिश्रम है. 10-15 मिनट एक रूम के अंदर एक क्लाइंट के साथ में, जो कि किसी प्रकार का भी क्लाइंट रहता है, दारू पिया भी रहता है, ड्रग्स पिया भी रहता है, नॉर्मल भी रहता है, या पुलिस वाला भी रहता है, या फिर एक गवर्नमेंट सरकारी क्षेत्र में काम करने वाला भी रहता है. उसको हैंडल करना, उसको दिमाग से खेलना, उसको कैसे करके पटा के, मतलब जल्दी से काम खत्म करना, प्लेजर दे के 2 मिनट में काम खत्म करके बाहर निकलना, ये क्षमता सिर्फ सेक्स वर्कर्स के पास है. और ये सेक्स वर्कर्स लोग ही आप भी और भी ज़्यादा डेवलप करके क्षमता बढ़ा रही है. सिमरन, मैं अगर यही सवाल आपसे पूछूं कि क्या आप सेक्स को काम मानते हैं? क्या जो ट्रांस कम्युनिटी है, ट्रांस पीपल की कम्युनिटी है, उसमें एक समझ है कि क्या सेक्स काम भी हो सकता है? थैंक यू आर्ट. थोड़ा सा पीछे जाऊंगी, और अक्सर मेरी लड़ाई देवदूत जी के साथ यही टॉपिक पे होती है कि महाभारत और रामायण की बातें करते हैं और ट्रेडिशनल पोजीशंस बताना भूल जाते हैं. हम सब लोगों ने यहाँ पे, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबको मालूम है ड्यूरिंग द रामायण एंड महाभारत डेज ट्रांसजेंडर का पोजीशंस क्या रहते थे कोर्टयार्ड्स में, सॉरी नॉट ये कोर्टयार्ड में, बट ट्रांसजेंडर्स के पोजीशंस कोर्ट रूम में, उनके दरबारों में, क्वीन के हैरम संभालने में क्या मायने रखते थे. एंड
250 साल की एक काला बादल आने से वो पूरा प्रोमिनेंस छिड़ जाता है. We go under the carpet and still वजूद रहता है, वजूद मिटा ना पाए. तभी से सेक्स वर्क को काम मांग के चलना शुरू किया था एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने, क्योंकि उनका आर्थिक रूप का जो उनका रोजगार था, जो उनका जरिया था पेट भरने का, वो 3 कारणों की वजह से होता था. एक तो वो सड़कों पे जब भीख मांगते थे, या किसी के वहां कोई बच्चा पैदा हो जाता था तो बधाई मांगने जाते थे, या फिर शाम को सेक्स वर्क करके कमाते थे. सो तब से चली आई हुई परंपरा आज मुझे गलत नहीं लगती है, ना मुझे तब लगी थी ना मुझे आज लगती है. एंड कोई भी जरिया अगर आपका पेट भरता है, और इसके ऊपर हम बहुत सारी लंबी डिबेट कर सकते हैं कि चोरी भी पेट भरता है, तो क्या आप प्रमोट करते हो चोरी करने को? नहीं, मैं प्रमोट नहीं करती हूँ. इट्स ऑलवेज अ डिबेटेबल क्वेश्चन. बट जो मेरा व्यवसाय है, जिससे मैं कंफर्टेबल हूँ, उसके ऊपर तीसरा वाला कौन उंगली उठा सकता है? और ये मेरा जरिया है पेट भरने का. तो अगर मेरा पेट इससे भरता है और सदियों से भरता आ रहा है, तो मैं इसे काम समझती हूँ. मैं इसे प्लेजर या फिर सेकेंडरी ऑप्शन नहीं मानती. ये मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम. Thank you, sir. Ina, would you like to add your thoughts? This whole construct of can sex be work? Where is it today? Is this something which is totally new construct which is happening? Is the whole thing of sex as work something that we've just taken from somewhere else, implanted? Your thoughts? Actually, we have struggled with language a lot, because what do you call people you work with? So it was earlier prostitute, then we said like prostitute is not a good word, then we made it women in prostitution because we were largely working with women. Then when male and trans people joined the group, then it became persons in sex work, prostitution for a long. Okay, it's a boom. Anyway, so this we grappled with over the years. This has been something that's been a part of our discussions. But if you look at the language that we have, Danda is the language that is normally used, and Danda means business. So the understanding is that this is a business between the person who is providing the service and the person who is taking the service. Because we don't even have language that says, selling and buying of sex. That is a very Western construct that has come to us. And the reason why is because I bought into it immediately. I said, okay, buying and selling sex, this is the language that the global movement is giving to us, and we just go with it. And when we translated it into Marathi, they were like, why would I sell anything? I'm not buying anything and I'm not selling anything. And then we sort of came to this understanding that it's provision of a sexual service. That you provide a sexual service for somebody who's coming and wants that sexual service for pleasure. It's like going for a massage. I remember one of the women saying, would you go for a massage for misery? You would go to a massage to have fun, for pleasure. Similarly, clients come to us for pleasure, and we have, like Aisha said, learned how to deal with pleasure, such that whether we are involved in the act or not, at any level, pleasure giving is the service and we'll do it. I think the point that we are trying to understand over here is that women will say, "मैं काम पे जा रही हूँ." So the understanding is work again. So ये धंधा में मैं काम करती हूँ, वो सर्विस लेता है. And therefore this construct of sex work has become part of our language. You mentioned the term pleasure, Meena, and I'd like to just take a minute to understand pleasure. तो जब हम लोग प्लेजर की बात करते हैं कि क्या वो केवल क्लाइंट तक ही सीमित रहता है, कि क्या जब हम लोग काम कर रहे हैं हमें भी उससे
एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक प्लेजर मिलता है। तो एज अ सेक्स वर्कर क्या हम लोग उस प्लेजर के भागीदारी हैं? हम लोग उसमें कितना हद तक हमें समझ है प्लेजर की? एंड दिस इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल थ्री ऑफ यू, whoever wants to take this first. प्लेजर में ऐसे तो दिन में 30-40 कस्टमर करते हैं। पिछले 4 साल की पहले की बात कर रही हूँ, मैं 30-40 कस्टमर कर देती एक दिन में। लेकिन कस्टमर जब आते हैं तो उनको प्लेजर देना पड़ता है, लेकिन उसी प्रकार से कि जिसमें सहमति मेरी कितनी तक रहेगी प्लेजर पे। अब ऐसा तो नहीं है कि 10 कस्टमर के साथ में 10 ही टाइम उसको मैं प्लेजर करती रहूँगा और मेरे को भी सेटिस्फेक्शन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। लेकिन मेरी भी उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए प्लेजर देने के लिए। और हाँ, कभी कभी ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलता है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता है हमें भी, और बहुत इंजॉय भी करते हैं, बहुत ज़्यादा फन भी होता है। लेकिन कस्टमर जब आते हैं क्लाइंट हमारे पास में, वो तो उनका इंटेंशन ये रहता है कि उनको प्लेजर चाहिए, उनको सेटिस्फेक्शन चाहिए। लेकिन वो प्लेजर बिना हमारी उसमें इन्वॉल्व होके हैंडल करना, ये बहुत बड़ी एक क्षमता है हमारे अंदर, सेक्स वर्कर्स के अंदर में। बंद दरवाजे और खुले। आई थिंक इन्होंने जो तरीके से बोला है, इससे बेहतर मैं ना बोल पाऊं। आई थिंक आंटी, मेरे हिसाब से देखो, अगर आप कोई भी व्यवसाय में हो, है ना, एक इंसान प्लेजर भी लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 9 to 5 जॉब करता है, वहां पे वो प्लेजर भी लेता है, दुख भी झेलता है, इरिटेट भी होता है, एक वो सर्कल रहता है, राइट? सो मेरे हिसाब से, दिस इज ओनली टुवर्ड्स मी, मुझे लगता है सेक्स वर्क में भी हम प्लेजर भी लेते हैं, इरिटेट भी होते हैं, और जो एक 9 to 5 का जॉब का इंसान को जो जाना पड़ता है, जो मंजर से जाना पड़ता है, वो सारी मंजरें हम भी सारे जाते हैं। सो इट्स नथिंग एज कंपेरेबल। वो भी एक काम है, ये भी एक काम है। समाज ने ये काम को थोड़ा सा घिनौना बताया हुआ है, दाग वाली चादर बताई हुई है, तो वो समाज की दृष्टिकोण है, हम लोगों की दृष्टिकोण नहीं है। हमारे पास वही समाज के लोग आते हैं जब उनके अंदर वो चाह बड़ी रहती है, जब उनका खून 99 पारा पार कर चुकी रहती है। सॉरी, मैं 90 नहीं बोल रही यहाँ पे, बट अगर आप कंपेयर करते हो तो वही सब चीजें। तो मेरे लिए प्लेजर भी है, मेरे लिए इरिटेटिंग भी है, मेरे लिए एज नॉर्मल वर्क है। मेरा तो यार, it is only talking to women and they telling me, which I am sharing with you. So this whole discussion on pleasure has always been, हम टमाटो तोड़ी ना है सबके साथ मजा करने के लिए। हमारे भी कोई होते हैं जिनके साथ हम मजा करते हैं। For instance, they'll have these people called lovers, malaks they are called in Marathi. And sometimes I keep saying, ये मालक कैसा दिखता है यार, horrible है तेरा मालक कैसा बना। She said, वो पता है कैसा सेक्स करता है, तेरे को क्या पता है, दिखता ऐसा है लेकिन सेक्स उसका ऐसा है कि वो बालक बन गया। तो this understanding, that pleasure is something that you can actually enjoy with certain kind of people for yourself. I know that there's a lot of discussion that the nikam has to be very big in the hijra cultures. But for women it's opposite. They're like, the bada nikam hai, to nikam, by the way, people here is the penis. So the women will say nikam bada nahi hona chahiye, wo jaldi kaam nahi hota hai, अच्छा नहीं होता है, मजा नहीं आता है। So it's also this whole male way of looking at it, ना, कि पुरुष को क्या है, ejaculation माने की pleasure. And so this understanding, every client feels कि अरे यार मैंने तो इसको इतना मजा दिलाया, he has no clue what's going on, है ना? तो
pleasure is very complex. What you would find as what you think as pleasure is extremely difficult. We in our world, we started with HIV, right? So our thing is the man has to ejaculate and go. उसको ऐसा करो कि he will come, ejaculation हो जाएगा, पैसा दे देगा, खत्म होगी बात. So this was the entire discussion in the old days. And the lovers, of course, you know, we have this very famous saying in VAMP, which is there are 4 kinds of lovers. You have एक अंदर, एक बाहर, एक बीमार, एक तैयार. So एक अंदर माने को अंदर वाला है, पैसा भरपूर देता है, लेकिन आगे नहीं आएगा. You know, he's scared, he's got wife, children, whatever. Caste, maybe. So अंदर वाला है. एक बाहर वाला है, we'll take it to movies, we'll say चलो मोटरसाइकिल पे बैठ के घुमा लाता हूँ types. So वो बाहर वाला है. एक बीमार, जब मैं बीमार होती हूँ, मेरी अच्छी तरह से देखभाल करता है. डॉक्टर के पास ले जाएगा, सेवा करेगा, whatever. और एक तैयार, माने कि जब मैं फोन करूँगी, मेरे को आके प्लेजर करना. There's like no doubt about that. So these are the kinds of language that we have that deals with clients, pleasure, and sex. I think I just wanted to add, she forgot to mention about the Lukha customers. We also have Lukha customers. Right, Meena? You don't want to share that. I'm sure everyone knows about Lukha customers. You wanted to share, which share? ये जो प्लेजर की बात आ रही है तो और एक बात There you have it. Lukha customers are those customers who would only come for the sexual pleasure, but they would not, you know, are ready to shell out money. So we call them Lukhas, you know, and pass karne wala types. Lovers? No lovers. Jaise. Sorry? Freebies, yes. You can take the freebies in 2 ways, ma'am. Sorry, Aisha, go ahead. हाँ तो प्लेजर के साथ में और एक जुड़ती है. जैसे मीना जी ने बताया कि मालक अभी क्लाइंट के साथ में हैंडलिंग करना और फिर मालक और फिर परमानेंट कस्टमर, ये 3 स्टेज रहती है. उन तीनों को हैंडल करना बहुत ही दिमाग लड़ाओ है. मतलब फोन में भी कंट्रोल और फिर एक्सप्रेशन में भी कंट्रोल. अब ये बंदा आ रहा तो वो भी आ रहा, इशारा मार रहा, कैसे कंट्रोल कर ले. बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाती है. मतलब ऐसी हो जाती है कि इरिटेट तो होता ही है, जैसे बहन ने बताया कि बहुत इरिटेट होता है, लेकिन इरिटेट को ना दिखा नहीं सकते, नहीं तो फिर पैसा नहीं मिलेगा, बिजनेस लॉस में चल जाएगा. ऐसी कंडीशंस रहती है कि मतलब किसी को भी नाराज नहीं कर सकते. बस बातों से बस पिघालना है, उसको पटाना है, मनाना है. और ये बातें वाली शब्दें जो है जोड़ जोड़ के लेके आने पड़ते दिमाग में उनको हैंडल करने के लिए. Something very similar to the hotel industry की receptionist. Yeah, we are receptionist. Okay, that's what comes when you're given this potentially difficult job of having to have a conversation with all of these out of the cupboard characters. Simran, I want to start with something here. The binary that is there, the understanding that sex work is about the female sex worker, the male client. And of course, as you have said, NNSW is one of them who's managed to break this binary. But can you tell us a little bit more about this whole binary and breaking of this binary? I think, Aarti, thank you so much for bringing this point. I think और मैं कह रही थी कि थैंक यू आरती, आपने ये प्रश्न लेके आए.
बहुत ज़रूरी है ये प्रश्न आज के समय में डिस्कस करने के लिए। हम लोग अक्सर जब सेक्स वर्कर्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली जहन में या दिल के कौन से एक कोने में हम सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के बारे में सोचते हैं, राइट? हम अक्सर भूल जाते हैं कि सेक्स वर्क सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, and it does not have any gender. It is just not in between the binaries. बहुत सारे सेक्स वर्क सिर्फ आज से नहीं, सदियों से हम देखते आ रहे हैं। You take the names of Kamatipuras of Bombay and you take the name of the Falkland Roads of Bombay and Sonakachis of West Bengal, Kolkata. वहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली जो ब्रॉथल है, उनके सिर्फ केयर टेकर्स ही नहीं पर उनके वहाँ सेक्स वर्क करने वाले इंसान भी ट्रांसजेंडर्स होते थे। हमने बहुत बार देखा भी है पर अनदेखा कर दिया है। हमने बहुत बार हाईवेज पे देखा है, तभी भी हम अनदेखा करते थे। और उससे भी बड़ा एक पहलू है जिसे हम कहते हैं मेल सेक्स वर्कर्स। उनके बारे में तो हम बात ही नहीं करते क्योंकि एक सोसाइटल नॉर्म है कि पुरुष सिर्फ पेनिट्रेटर होता है, पुरुष रेसिपिएंट नहीं हो सकता है। और पुरुष धंधा कैसे करेगा? पुरुष तो जाता है धंधे वाली के पास, पुरुष कैसा धंधा कर सकता है? और बट समाज वैसा नहीं है, सोसाइटी वैसी नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जिनका पेट भरता है सेक्स वर्क करते, and they call them masseurs or they call them with various other names. हम भी कभी कभार में भी बहुत टाइमों पे I'm sorry to say in front of my father, but I'm going to say this way and say I used to use a word called escort. I'm a hi-fi escort. भूल जाती थी कभी कभार, but end of the day आप जो भी नाम दो, आता क्या है? पैसा आता है। और हम इतने रिजिड हो जाते हैं कि सिर्फ महिला, ये गंदी महिला है क्योंकि ये धंधा करती है। और कभी कभार अगर वो मर्द के बारे में हमारा अरे कोई बात नहीं, पैसा कमाता है साला, और क्या है, और ट्रांसजेंडर की बात ही ना करते। हम सबको मालूम है कि उनको तो एक लेबल ही दिया गया है कि वो तो सेक्स वर्कर ही है। सेक्स वर्कर है, दैट इज नॉट रॉन्ग। हमारी जो सोच है कि हम सिर्फ महिला को देखेंगे और बाकी दो लिंक्स को नहीं देखेंगे, ये एक आई थिंक इट्स टाइम दैट वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट एंड आई एम श्योर पीपल आर अवेयर, बट इसको कहीं ना कहीं वो कॉन्डम एड के जैसे चैनल स्वाइप कर देते हैं। That's what I wanted to say. Yeah, the construct that is on the ground is pant shirt wale and sari. Both. Some, I mean, at least in Sangli, Satara, Kolhapur, in the areas of Western Maharashtra, what you actually see is for sex work donning a sari, and otherwise living as quote unquote heterosexual men. So this sex work, the work part of it, the making money part of it, may not necessarily mean that these people are identifying as trans people or even Kotis. What is actually happening is these people are earning money through sex work, and therefore you have this category of people who are not identifying with the rainbow at all, but are doing sex work for a living, and they happen to be men in drag, men, whatever. The other construct that we have, which we always forget, and it has always existed in Kamatipura, there was an entire 3-4 brothels for it, was that women actually access men. They do access men. They go and not only access men, the only thing, the anger that the female sex workers have is, these men charge so much. We give the same pleasure and we are supposed to do it at very low cost, whereas the man will say, शुरू हो जाता है 3,000, 4,000 ये rate पे, whereas हमारा rate is still 500, 600. So this difference is there, I mean, which again goes back to, of course, patriarchy and all of that.
but it has always existed. We've always had men who service women, but that is so much underground that it's very, very difficult to make the women accept that they go to these men and for the men to accept that they actually make a living out of servicing women. Because वहाँ तो it's very difficult. I mean, all the men who service women will tell you कि बहुत मुश्किल काम है. महिलाओं का easy है, लेकिन महिलाओं को pleasure करना बहुत मुश्किल है. This is the language that they always have, and therefore we charge so much. That has been the discussion. And of course, the paying capacity is a major issue because women don't have that paying capacity that many men do. So, which is why you're not able. I think I just wanted to add to what Meena is saying. इन्होंने बहुत एक ब्यूटीफुल शब्द यूज किया, पेट्रियाटिक, राइट? और हम सबको मालूम है, हम अभी 21st सेंचुरी में रहते हैं एंड वी ऑल हैव आवर मोबाइल फोन्स व्हिच आर एंड्रॉइड या फिर आईफोन्स, और उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल ऐप आता है ग्राइंडर करके, बिकॉज इट्स अ रेनबो फेस्ट. आप बिलीव करो या ना करो, आप मानो या ना मानो, और जो करते हैं वो करते होंगे. ग्राइंडर्स में भी जो पुरुष होते हैं दूसरे पुरुष को सेल करते हैं सेक्स, and it's not a taboo anymore, and they are open about it. I'm chargeable. There are many trans women who are in the Grindr, Tinder, who are chargeable, and it's nothing to be below the carpet. बहुत सारी स्त्रियां हैं जो दूसरी स्त्रियों को सर्विसेज देने में भी चार्ज करते हैं. तो ये सिर्फ पेट्रियार्टिकल नहीं हो सकता है कि सिर्फ मेन और वुमेन, या फिर सिर्फ men seeking providing services to women. It is also men providing services to men and women providing services to women. जैसे कि अभी आरती जी ने जो बताया है, तो उसका मेरी ना एक बार कन्वर्सेशन हुई थी ट्रांस सेक्स वर्कर्स के साथ. मैं बोली कि भैया तेरा इतना ज़्यादा रेट, तो उसने बताया कि बहन बात ऐसा है कि एनल सेक्स देना पड़ेगा तुझे. मैं बोली कैसा क्या होता है? नहीं एनल सेक्स देना पड़ेगा तुम्हें. बोले अच्छा पिछवाड़ा. मैं ऐसी बात की, अच्छा पिछवाड़ा. ये उन्होंने बोला मुझे कि हाँ इस लेवल तक जाना पड़ता है तभी तुमको मिलेंगे 3000 रुपये. ये तो तुम्हारी लेवल तो 500-600 की हो जाती है. तो फिर मेरे को ये समझ में आया कि इनकी लेवल क्यों है, हमारी लेवल क्यों कम है. तब समझ में आया मेरे को, क्योंकि हमेशा झगड़ा करते थे हम लोग. भाई तुम्हें इतना क्यों पैसा मिलता है, भाई तुमसे खूबसूरत तो हम हैं, गोरी है, हाँ तुम तो लगा लेते हो आर्टिफिशियल, ओरिजिनल है. तुमने हमेशा ही बोलते मेरी तो ओरिजिनल है, तेरी तो आर्टिफिशियल है, कैसे हो सकती है, इतने रेट तुझे कैसे मिल जाता है. लेकिन वो बोलता है बहन उससे कुछ नहीं होता, बात तो वो है, ऐसे बोला मुझे. तो ये सच्ची मुझे ये मेरी मतलब सेक्स वर्क की एक्सपीरियंस है कि उतना तो मतलब कर नहीं पाएंगे, उतनी तो कोशिश भी नहीं की है, ना कर पाएंगे उस लेवल तक. तो जो रेट मिला हमें 3-4 हज़ार. तो ये दर्द जो उन्होंने बात की है ना अभी आरती जी ने, तो सच मुझे वो दर्द हम सह नहीं सकेंगे, इसलिए हो नहीं पाया. I'm going to be opening up this conversation to the audience also. So if you have any questions, just start thinking through. I have a quick question on one of the most silent areas, I'd say, which is traditional forms of sex work. The understanding is that women, trans men, trans women have never traditionally done this. So what you're actually doing is against the culture of this country. It's against the ethos, the religion of this country. So Meena, I'm going to lead with you. One of the biggest problems we've had is the silence that comes with Devadasis, for example, or then Jogapas, Jogdins, Jogapas. Could you just take us through a little bit of your thoughts on traditional? Has actually sex work been there in India traditionally? Your thoughts on traditional sex work? I work in the Devadasi belt, what is known as the Devadasi belt. That's North Karnataka and South Maharashtra.
And in the Devadasi belt, unfortunately, like with sex work, the understanding of sex work has always been from the male point of view or from outside. It has never been from inside. What do the Devadasis actually believe? What do they think of their systems? You'll get different kinds of answers there. One of the systems that the Devadasis have always believed in is that no man can control me. That has been their base. They believe that they are married to the goddess, and they are women married to the goddess, which is also a whole lot of different stuff there. But the point is that they always have believed that no man will control them. And this understanding of the Devadasi system, unfortunately, by everybody who's not a Devadasi and who writes about it, escapes. And you get into this whole mess of, upper caste men and lower caste women and all these things which are true. It is essentially the Devadasi system exists among what we quote unquote call the lower caste. It is true, but their clients are not all upper caste men. There are a lot of Dalit men who also keep Devadasi women. So the point is that this system has given women the power, actually, of saying, I'm not going to be controlled by any man. Any man will come and say anything that says, I'm Devadasi. Anything, because I'm going to control my property and my children. You can't even say anything about kids. The child is mine, the womb is mine, it has nothing to do with this male world, literally, except that, I happen to have sex with him and so I've got a baby. So this Devadasi system actually has given them this understanding and this power. But that is something that non-Devadasis are not willing to accept. That is the truth of the matter. I think, Aarti, talking about the tradition of sex work within the trans community, I think it's an open kitab. ये तो सभी लोगों को मालूम है कि ट्रांसजेंडर्स के प्रति सेक्स वर्क कितना प्रोमिनेंट है एंड क्यों प्रोमिनेंट है वो भी लोगों को मालूम है क्योंकि पेट भरने का जरिया सब वो है। जो ट्रेडिशनल चीजें अगर हम देखते आए हैं और जितना मेरे को ज्ञान मिली है, there was a time and there was a period जहाँ पे युद्ध होते थे। युद्ध जब महाभारत और रामायण के बाद में ये मुगल एम्परर्स के बीच में भी जब युद्ध होते थे, and before the Britishers were invading to our country, बहुत सारे prominent जो कोठाएं होते थे या फिर आप ब्रोथल जिसे कहते हैं, okay, dynasty by dynasty it was ruled by transgender women. तो अगर सिर्फ ये कहना गलत है और बहुत सारी किताबों में भी ये लिखा गया है कि सिर्फ वो क्वींस के हैरम्स के केयरटेकर्स नहीं थे ट्रांसजेंडर्स, बहुत सारे टाइम्स ट्रांसजेंडर्स वर आल्सो द not the pimps, not the madams, but the owners of brothels. And ये traditionality बात नहीं होती है। अक्सर अभी right now with wiping off of जितने भी लोग यहाँ बॉम्बे से हैं वो एग्री करेंगे, बहुत सारे brothels अब बॉम्बे के वाइप ऑफ हो गए हैं। बहुत सारे prominent red light areas, हम लोग बॉम्बे में red light areas कहते हैं, वो रेड लाइट एरियाज अब रहे नहीं। हमारा ट्रेडिशनल अब बदल रहा है एंड नो हार्ड फीलिंग्स, बट जो पहले एक बस स्टॉप पे महिला पुरुष विल्सन कॉलेज के बाहर या फिर जीबी रोड पे दिल्ली में या फिर बहुत सारे सड़कों पर एक महिला सॉलिसिट करते हुए दिखती थी, आज वो फोन के अंदर हो गई। The trends are changing, the traditional is changing. So it is not that जो prominently bus stops या railway stations पे देखने को मिलते थे, अब वो change हो रहा है। More of them are coming. So tradition भी change हो रहा है। Thank you.
Any question? Yes, please go ahead. डायलॉग है जो डायलॉग है बिटवीन हेल्थ सिक्योरिटी लीगलाइजेशन एंड जो छुपा where do you see that coming out in terms of what's best? It's okay. What's best in terms of this entire dialogue or non-dialogue between legalization, safety, health, security, and what's still hidden, and therefore what's not non-discriminatory? Any specific person? Let's do that. I'll just translate. Yeah, the sex worker rights movement. The sex worker rights movement is demanding decriminalization. And you can only decriminalize someone who's already criminalized. So that's one thing you need to understand. So decriminalization is not happening in a vacuum. Because the Immoral Traffic Prevention Act, which governs prostitution in this country, soliciting is a crime. Why do you think people want to get into the mobile? It's because if you're soliciting on the road, that's one way violence is going to be huge by state, by police. So the point is that anything that is running a brothel, doing sex work with more than 2 people, people living off your earnings, all of it is criminal. So the demand of the sex worker rights movement is not legalization. And the reason is because legalization would mean zoning, because you won't get a license to do dhanda all over India. It's not going to be like your driving license, right? So there's going to be zoning, there's going to be mandatory health checkup, which could really be detrimental, as we all know, mandatory anything, for instance, right? So people do not want legalization because it's going to be limiting of their dhanda. Also, dhanda many times happens in such a way where you don't think कि आज से मैं धंधा करूँगी या करूँगा, as the case may be. You know, it is always like you're going to always have police picking up people who don't have that license. And that bringing in the license raj and corruption will be huge. We are saying sex work is work, recognize it as work, and the only answer to this, the state response, is decriminalization. Because if you decriminalize sex workers, then security, health, education, all of this will actually get taken care of. So that's the sex worker rights movement and what they are thinking. This is even global and within the country and in the South Asian region. The demand has been decriminalization. She said it all. I think she said it. Hi, my name is Rudrani and I'm from New Delhi. मैं इसको आप लोगों ने जो पुरुष मेल सेक्स वर्कर्स के बारे में बात की, मेरे को जहाँ तक लगता है जहाँ ये पैसों की भी बात आती है और बाकी सारी चीज़ें आती है, I think there are a couple of reasons. First of all, उनके पास एक तो जगह नहीं है, the platform, because सिमरन ने भी जैसे बहुत सारे MSMTIs में काम किया, we do understand there are a lot of men who are into sex work, but they do not have any kind of a platform openly talks about, male sex workers, right? And the second, when we talk about that if they are expensive, I think वो उसका कारण ये है कि उस पे भी पितृ सत्ता बहुत एक चीज लेके आते हैं. पुरुष बोलता है कि मैं तेरे साथ सेक्स करूँगा, पर मैं प्लेजर के अलावा एक तेरी जो a secret about this relationship that I'm not gonna shame you public. So you have to pay a bit extra to, keep ensure that nobody is talking about I'm hiring somebody who's giving, sexual pleasure to me. I think इसलिए वो एक पैसा भी चार्ज करना ज़्यादा कर देते हैं. Because I do have a Facebook page जहाँ पे जो ओपन है, वो बहुत सारे लड़के आते हैं, शुरू में तो बात सेक्स की करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि हमें जिगोलो बनना है, कहाँ जाए? And I don't have answer to it. Rudrani, I face the same, I guess. मेरे को जिगलो बनना है, कहाँ जाए? And it's like, sorry यार, wrong number dial कर. I don't know where is that space? Same here, darling. So this is what thank you. But there is a traditional discomfort between the hijada, pant shirt, dhoti sex workers and the female sex workers because of money.
But one of the reasons, I mean, when the conversations in the collective, because I come from a collective of Hilda and Goti sex workers called Muskan, just like MAMP is for female sex workers, the discussions in Muskan has always been, look at our attitude towards sex, yeah. We women can never match it. That is the understanding. And that is the attitude men want. They're saying it openly. आप लोग नहीं मैच कर पा रहे। Anal sex देने वाले बहुत सारी महिलाएं हैं। Stop pointing out at me. अरे she was saying यार, she was saying that anal sex बहुत difficult है। I'm saying कि बहुत सारी महिलाएं anal sex करते हैं। Issue सिर्फ anal sex की नहीं है। Issue है कि जिस attitude से men sex करते हैं, you know, वो जो socialization है, patriarchal socialization, उस socialization gives you so much of freedom in your head about sex and sexuality per se, which actually really helps men make more money in sex work, you know. And I think this discomfort that we are taught since childhood regarding sex, I'm talking about sex, is something that governs the sex workers, you know, interactions with their clients. It governs. You're always, you know, रहने दे, अच्छा बोलो, ज़्यादा पैसा मिलेगा, and the इतना ज़्यादा है कि नहीं? Entire body language is different. है कि नहीं? So फिर जो She needs a doctor degree यार कितना huge round of applause for Meena. very small applause is happening. Meena अब मैं क्या करूँ? The facilitator is here. Yes. Hi. My question is, because we are discussing about sex as work and you are including all genders and everything in it, the process of discussion of a business is always a customer and a service provider. Do you think that why this is a very problematic quote unquote issue to discuss, or when you discuss it so openly, people are like, oh my god, what's happening and all, is because the providers are here, but the people who are seeking are not out in the open. That's why this discussion on this business is becoming hush hush. That's the first question. And the second question is, with separate pointing and rightly pointing out Grindr and all other apps, the process of digitalization of those spaces which people are, you know, claiming, we used to claim out in the open, but now that's not happening because of that state governance and everything bullshit. And they are on apps. Do you think that may, if after legalization, provide them kind of protection, because all these chats and everything, the exchange of pics and the exchange of you know, a sort of an agreement is always recorded. So that might be a very kind of an issue which will help these providers in terms of protection. So these are the two questions. In the interest of time, I'm going to request one of you take one question and somebody take the second question. Second question. Meena or the invisibility of clients leading to the stigma and the silence around. Yeah, because that's again so patriarchal, is it not? You know, the power lies with the male, and they're always invisible. The client is always invisible. It is the sex worker who is on the street, out there, and this could be across genders. You know, male, female, and with trans people. The sad part actually of that is not visibilizing the client. Actually, I would think the point is that if in sex work we keep forgetting that two people are needed for sex work. One is the client and the other is the provider of sex, right? So we need both. The fear for the sex workers movement has always been that when we talk about the invisible client, the state response has always been criminalize the client, right? Which means livelihood is gone. So how do we actually get language where we can destigmatize to such an extent that clients feel it's fine to come out into the open? That I think is the problem. So it's always the response of the state that then dictates how this whole conversation will
very quickly and I'm answering. This is completely my perspective, and please don't judge me according to this. I'm not that very fond of so-called digitalization. I think the whatever ने स्पेस बहुत ले लिया है एंड आज़ादी छीन ली है. आई थिंक अगर सेक्स वर्क को लीगलाइज भी कर दिए या डिक्रिमिनलाइज भी कर दिए सेक्स वर्क को भारत में, आई थिंक मेरे पर्सपेक्टिव से शायद जो वो ट्रेडिशनलनेस था, जो ऑथेंटिसिटी एक कम्युनिटी और एक कल्चर का था, शायद उसको रिवाइव करने में अब संभव नहीं है, बिकॉज ऑफ वी हैव गॉन वे टू अहेड, एंड दिस इज माय पर्सपेक्टिव एंड आई कुड बी रॉन्ग इन दिस. Okay. Well, it's short on time, so I'm going to. Okay, the last two questions quickly. Hello, my name is Siddharth. Well, my question is open to all the three panelists. And in the cases which I have observed so far, I have seen that the reason why a person enters into sex work is mainly because of economic deficiency. However, can you say there are more perspectives to it? Because whether you say in case of cinema or in case of literature, the maximum cases which have been reported are because of the economic deficiency. So do we say it is a fault on the part of these literature platforms that they are not reporting the other cases? Or the reason is such that the economic deficiency happens to be the major factor? जैसे कि पहले ही मैंने इसका उत्तर दे चुकी हूँ कि आर्थिक अवस्था तो है, प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक के तरफ से भी ये आते हैं, लेकिन प्लस ये भी एक रहता है कि एक बहुत सारे काम करके भी आए हुए हैं. अभी एक का सुन लिया वही पूरा उसी की तरह से रहेगा तो ये तो नहीं होता है. सबके अलग अलग रहते हैं, किसी के इकोनॉमिक रहते हैं, किसी के बहुत सारे काम करके उनको कुछ मिलता नहीं है, या फिर उनके पास स्किल्स नहीं है, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि स्किल्स नहीं है, और किसी के पास क्षमता भी नहीं रहती है कि 30-40 क्लाइंट कर ले एक दिन में, और फिर किसी की क्षमता नहीं है कि ब्रॉथल के उस इलाके में रहे, किसी की क्षमता नहीं है स्ट्रीट में खड़े हो सेक्स वर्क करे. तो सेक्स वर्क में आने के लिए अलग अलग स्टेज से दौड़ के ही आए हुए हैं, ऐसे कि खाली गरीबी अवस्था से आए हैं ऐसा नहीं, बहुत सारे काम करके भी उनको सफलता नहीं मिलती है, वहाँ पे उनको शोषण हुआ है, और उस शोषण को वो लोग आगे बढ़ के वो लोग सेक्स वर्क में आए हुए हैं. हर व्यक्ति जो आए हुए हैं सेक्स वर्क में खाली शोषण की वजह से नहीं आए हैं, कोई अपनी मर्जी से भी आए हुए हैं, कंसेंट से भी आए हुए हैं, कोई अपनी कंसेंट की तीव्रता बढ़ाते बढ़ाते चॉइस तक आए हुए हैं. बहुत क्विकली हमारे पास लिटरेचर बहुत एविडेंटली है, वेयर इट क्लियरली प्रूव्स कि जो ये व्यवसाय में आते हैं वो कौन से माध्यम से आते हैं. एंड इसके लिए अगर आप देखोगे तो फोर्सफुल, बॉक्सो, IPTC, बहुत सारे एक्ट्स भी है, एंड बिकॉज ऑफ दिस लिटरेचर इट एग्जिस्ट्स. सो जस्ट वांटेड टू ऐड. The reason why you don't see anything other than the economic reasons is mainly because that is what is helping make sex workers victims. And once you say they are victims of circumstances, victims of whatever, social or whatever, then it's an easier argument. And unfortunately, the films and everybody have just zeroed in on them. There are a lot of sex workers out there who are not there because of purely economic reasons, right? Somebody, can you give her the mic? I also think confrontation, sex work and trafficking is a big intersection. It creates a lot of problems.
Okay, what Anjali is saying is the conflation of sex work with trafficking has also created yet another controversial area where we're not able to negotiate what these women are saying. Okay, we're going to take the last question for the session. I'm sorry. हाय मेरा नाम गरिमा है और मेरा क्वेश्चन एक्चुअली मतलब ज़्यादा शायद मीना मैम एड्रेस कर पाए बट कोई भी बता सकता है कि जब हम सेक्स वर्कर्स मेल सेक्स वर्कर्स की बात करते हैं तो क्या आईटीपीसी जैसे कानून बनाने से या ऐसे कानून बनाने से जिनमें मेनली औरतों की बात होती है और मर्दों की बात नहीं होती, ट्रांस पर्सन्स को तो छोड़ ही दें क्योंकि उनको तो हम मानते ही नहीं है कि वो हम भगवान हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो ट्रांसजेंड कर गए हैं। तो अगर हम सिर्फ महिलाओं की बात करते हैं तो क्या मतलब स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वायलेंस की, तो अगर मर्द वो देखना चाह रहा है कि मतलब क्या स्टेट ये कहना चाह रहे हैं कि मर्दों के साथ वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस नहीं हो सकता, और अगर मर्द एक मर्द से जाकर मतलब एक मर्द को सेक्सुअल प्लेजर देता है तो वो गलत नहीं हो सकता बिकॉज दीज लॉज डोंट अप्लाई देम, वो उनको क्रिमिनलाइज नहीं करते। तो मेरा क्वेश्चन ये है। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, अभी ट्रैफिकिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस है भाई, उसको मॉरल और इमोरल स्टेट कैसे, you know, how can you even think of it as moral or immoral, right? But that is the law of the land. It's the Immoral Traffic Prevention Act, right? So just remember that the unfortunate mess with trafficking is, which is a criminal offense, the sex workers' rights movement is very clear about that trafficking is a criminal offense and it is not sex work. Sex work is when women are in sex work of their own volition. That's clear, right? Whatever the volition could be. We are not even commenting. The point is that trafficking has, because it is, and you get trafficked for many reasons, it's not only for sex work, but this is what the state has responded to, ITP, and that's the problem. And now the new law that's going to come very fast, knowing the situation we are all in the country today, I can't refrain from not saying it. We are going to be even put under, what is that, NIA? What is that? NIA, right? So the new law is saying that people who are in sex work are going to be under the surveillance of NIA. Excuse me. But that's what they're trying to do. So just remember, the state has gone crazy. So on that note, I think I'm really, really honored that for the first time, this sort of a platform has been given to the sex worker rights movement. This is not an easy conversation. I think we really need to give a round of applause to Aisha, to Simran, and to Meena. And we hopefully